बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्पेशल प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कल बड़ा मैच होने जा रहा है, सेमीफाइनल का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। पाकिस्तान की तैयारी इस वक्त काफ़ी जारहाना भी दिखाई देती है। कप्तान बाबर आजम ने कल का दिन प्रैक्टिस ना होने के बावजूद भी नेट प्रैक्टिस अकेले की है और आज के दिन पूरी टीम ने नेट प्रैक्टिस की है। तो हदफ जो है वो तय कर लिया गया है कि फाइनल तक रसाई को मुमकिन बनाना है। इसलिए कल के मैच में तब्दीलियां क्या हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए, किस तरीके से खेल को पेश करना चाहिए ताकि फाइनल तक की राह हमवार की जा सके। और न्यूजीलैंड की टीम का कंपैरिजन अगर पाकिस्तानी टीम के साथ किया जाए बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग के हवाले से, तो पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की निस्बत कितनी मजबूत दिखाई देती है, इसी पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर लिविंग लेजेंड सरफराज नवासा भी हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद, आप बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब कल का मैच अगर होने जा रहा है, बाबर आजम की नेट प्रैक्टिस के हवाले से बातें भी मंजर आम पे आई कि उन्होंने खूब जम के नेट प्रैक्टिस की है। बाबर आजम से कल के हवाले से क्या तवक्को आप रखते हैं? देखें यासिर, बाबर आजम पिछले काफ़ी अच्छे से आउट ऑफ द फॉर्म है। एशिया कप में भी उनकी फॉर्म नहीं थी, उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सीरीज़ में सिर्फ एक आध मैच में ही वो अच्छा स्कोर कर पाए थे और उसके बाद वर्ल्ड कप में थ्रू आउट हमने देखा है वो आउट ऑफ द फॉर्म है। और उनको पता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे वो अपनी जो फॉर्म उनकी गई हुई है उसको वापस लेके आएँ और अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलें। सो इस वजह से वो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और दूसरा, आपने बात की जो तब्दीलियों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करनी चाहिए या की जाएंगी। जो मेन कंसर्न है या मेन फोकस होगा वो यही होगा कि यही बैटिंग ऑर्डर होगा। बॉलिंग भी तकरीबन सिमिलर ही होगी। बॉलिंग तो हमारी वैसे ही आउटस्टैंडिंग रही है पिछले काफ़ी कुछ अरसे में। बैटिंग में देखना पड़ेगा कि किस बैट्समैन को, कौन से बैट्समैन को कहाँ पे उनको रोल देते हैं कैप्टन। सही। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं बैटिंग ऑर्डर के हवाले से? कल अगर पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना है तो ओपनिंग जोड़ी वही होनी चाहिए या उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, देखिए पिछले मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप अराउंड 50 की हुई थी। अब इसको मेरा ख्याल है चेंज नहीं करना चाहिए और सिडनी में तो वही टीम खेलनी चाहिए जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच जीता था। तो उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और सिडनी की तो वैसे भी जो पिच है वो पाकिस्तान टीम को सूट करती है और उसमें सुनने में यही आ रहा है कि वहाँ इतना घास नहीं है और बेयर पिच होगी जो टर्न भी लेगी और मीडियम पेसर जो ज्यादा फास्ट बॉलर जैसे पाकिस्तान टीम में है उनको इसका ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी तो आप देखें रिसेंटली न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से सीरीज भी अभी जीती है और आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस वहां न्यूजीलैंड में करके आए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान ये मैच अच्छी तरह आराम से जीत के फाइनल में पहुंचेगा। जी सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं? पिछले मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी परफॉर्मेंस को करियर बेस्ट इनिंग करार दिया था, 4 विकेट्स जो हासिल की। कल के मैच में पिच की सूरत हाल को देखते हुए आपको किस बॉलर का दिन लगता है? देखें, जो एडिलेड में मैच हुआ है वो बिल्कुल ड्राई पिच थी और दूसरा मैच था पाकिस्तान का, पहले इससे साउथ अफ्रीका का था उसी ग्राउंड के ऊपर। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि पिच बिल्कुल ड्राई थी और जिसकी वजह से गेंद पुराना हो गया था और उसमें फिर शहनशाह अफरीदी ने रिवर्स स्विंग वहाँ काफी अच्छी तरह की है जिससे अच्छी कामयाबी मिली है। अब ये पिच भी मेरा ख्याल है कि आउटफील्ड तो काफी ग्रीन होगी, लेकिन पिच अगर बिल्कुल ड्राई है तो फिर रिवर्स स्विंग के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और पाकिस्तान रिवर्स स्विंग का तो माहिर है। तो इंशाल्लाह मैं कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस में अब आ गया है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है, विकेटें भी मिल रही हैं, तो अब उसका रिदम भी बन गया है। जी अहमद, आप क्या राय रखते हैं कि कल के मैच में जीत का इम्कान टॉस के ऊपर कितना डिपेंड करता है? देखिए यासिर, सब कुछ आप टॉस पे ही नहीं छोड़ सकते। एट दी एंड आपने 20 ओवर क्रिकेट की खेलने हैं, आप तभी जीतोगे, अच्छा खेलोगे तभी जीतोगे।
ठीक है, कुछ आध कंडीशंस ऐसी हैं जहां टॉस मैटर करता है। यही चीज़ हमने देखी थी यूएई में भी जब एशिया कप हुआ था और लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और यहाँ भी तकरीबन कुछ सिमिलर ही सिचुएशन है। मेरे ख्याल में जो मेजर इस वक्त सोच होगी दोनों साइड्स पे, वो यही होगी कि अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें और अपने बेस्ट पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलें। सरफराज साहब, अगर कल का मैच देखा जाए तो कल के मैच में आपको पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर जो है वो, अगर हम मिडल ऑर्डर देखें तो मिडल ऑर्डर गुज़श्ता मैचेस के अंदर हमारा कुछ चला है जिसकी वजह से मैचेस हम जीत पाए हैं। कल के मैच में भी मिडल ऑर्डर इसी तरीके से हम लेके जाएं तो परफॉर्मेंस ठीक हो सकती है या मिडल ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? नहीं, देखें मिडिल ऑर्डर में तो अब शॉन जो है वो नंबर 4 हो गया है। हैरिस जो एक नौजवान है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड वो बड़ा दिलेर प्लेयर है। वो जाते ही वो अपनी ये नहीं देखता कि सिंगल टूज के ऊपर अगर गेंद को चौका लगाने वाला है तो छक्का लगाने वाला है, तो वो हिट आउट करता है, जिससे दोनों मैचों में मेरा ख्याल है उसकी वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। उसके बाद फिर इफ्तिखार और उसके साथ शादाब ये भी फॉर्म में आ गए हैं, तो बैटिंग में तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और न्यूजीलैंड के एक दो बॉलर जो 155 की स्पीड पे करते हैं वो थोड़ा मुश्किल शट डाले। बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग तो मैं कहूँगा कि अनफॉरबिडेबल बड़ी जबरदस्त है, और कुदरत ने जो पाकिस्तान को चांस दिया है, जैसे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जो हारा है नीदरलैंड से, ये कुदरत ने एक पाकिस्तान को चांस दिया है कि अपना। कप्तान जी, ये मौजूदा वर्ल्ड कप देखते हुए आपको 1992 की याद तो आई होगी? बिल्कुल वही सेटअप चल रहा है जैसे वो 92 का वर्ल्ड कप था। तो बस मैं कहूँगा कुदरत भी पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए, और इंशाल्लाह फाइनल में तो पहुंचने की काफी ब्राइट उम्मीदें हैं। जी सही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अहमद, आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को फैसला क्या करना चाहिए? उसके लिए सूट क्या करेगा? बैटिंग पहले सूट करेगी या फील्डिंग सूट करेगी? देखें, अगर तो आप अपनी मेन स्ट्रेंथ इस वक्त देखते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी बॉलिंग है, और जैसे अभी सरफराज भाई ने कहा कि रिवर्स स्विंग भी आपको मिलेगा क्योंकि पिच काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ भी हमारी अगर देखी जाए तो वो ज़्यादा बॉलिंग में हमारी स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग करनी चाहिए। उससे ये है कि उनको कम से कम टोटल पे भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखें, बॉलिंग अगर हमारी स्ट्रांग है तो बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की है, उनकी भी बॉलिंग स्ट्रांग है। टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात करें, उनकी बॉलिंग में नो डाउट पेस तो है ही है, दोनों के पास वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ दोनों के पास जो इन स्विंग और आउट स्विंग की एबिलिटीज़ हैं वो भी आई थिंक कि हमारी बॉलिंग से कम नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम टॉस जीतती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी जीतेगी वो शायद पहले बॉलिंग करना चाहे ताकि दूसरी टीम को कम से कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे। तो न्यूजीलैंड की कौन सी विकेट ऐसी है जिसके गिरने के बाद न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं रहेगी आपकी नज़र में? देखें, लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी मैंने आपसे यही कहा था कि न्यूजीलैंड की अगर आप बैटिंग देखें ना तो कॉनवॉय से लेके निशम तक सब लोग बड़ी ज़बरदस्त और आउट क्लास बैटिंग करते हैं। न्यूजीलैंड को हम अगर देखें तो वो अपने ग्रुप में टॉप करती हुई आई है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस की वजह से, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई उनका एक आध बैट्समैन आउट हो जाएगा तो हम ये समझ लें कि हमारी मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ऑल दो के कुछ आज मैच परफॉर्मर्स हैं, जैसे ग्लेन फिलिप्स काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए, उसके अलावा कॉनवॉय काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे हैं उनके रिसेंट पास में। केन विलियमसन भी जो लास्ट इनिंग्स उन्होंने खेली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव खेली। तो यहाँ किसी भी प्लेयर को जो है हम नहीं कह सकते। बेसिक चीज़ यही है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतना चाहता है तो पाकिस्तान को एग्रेशन के साथ जाना पड़ेगा, आइदर बॉलिंग हो या बैटिंग हो। बॉलिंग में अटैकिंग यानी आप ये समझते हैं कि जारहाना हिकमत अमली अपनाना चाहिए। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? क्या सेम गेम प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पहला पावर प्ले था कल के ये गुज़श्ता मैच के अंदर, उसमें मैं अगर गलत नहीं हूं तो 20 के करीब डॉट बॉल्स थी, हम मोहतात होकर खेल रहे थे। तो कल के मैच में हमें मोहतात होना चाहिए, जारहाना खेल पेश करना चाहिए, या फिर सेम गेम प्लान होना चाहिए? देखें यासर, मोहतात तो
2020 में आप हो ही नहीं सकते। अगर मुहतात होंगे तो डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे, जिससे स्कोर ज्यादा होने के चांसेस कम है। तो अग्रेशन शो करनी पड़ेगी जैसे हारिस खेलता है। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो न्यूजीलैंडर हैं, इनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी काफी हैं, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि शादाब और उसके साथ फिर आसिफ है आपके पास, तो वो भी सहार वो भी ऑफ स्पिन करता है। पिछले मैच में भी उसने अच्छी टाइट बॉलिंग की है। तो लेफ्ट हैंडर के लिए भी आपके पास स्पिनर हैं और उसके साथ फिर फास्ट बॉलर आपके जेनवन काफी तेज भी हैं। तो लाइन और लेंथ भी उनकी अच्छी बनी है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी, और शहनशाह अफरीदी वो भी फॉर्म में आ गए हैं। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग में तो कोई कमी नहीं है, बस अगर पहले बैटिंग आ जाए तो स्कोर ऑन द बोर्ड होना चाहिए बॉलर्स के लिए, ताकि बॉलर अपनी बॉलिंग का लोहा मनवाएं और मैच जीतने में कामयाब। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा? आपने भी प्रेशर के अंदर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रखी है। मौजूदा सूरत हाल में जब आपको ये दिखाई दे कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम वापस जाने वाले हैं, फिर कुदरत आपको एक और मौका दे, फिर टफ कंपटीशन भी आपके सामने हो, तो कप्तान किस तरीके से टीम को लीड करता है, क्या पैगाम देता है, बूस्टअप किस तरीके से करता है? देखें, अब तो टीम का कॉन्फिडेंस बन गया है ना। जैसे आपने भी कहा कि कुदरत ने जो एक चांस दिया है, वरना तो सब यहाँ कह रहे थे अपना इंग्लैंड में भी पाकिस्तान अराउंड द वर्ल्ड के साउथ अफ्रीका मैच जीतेगा और उनके 7 पॉइंट होंगे और पाकिस्तान विल कम बैक। लेकिन अब कुदरत ने जो चांस दिया है, इसमें मैं कहूँगा कि हिकमत अमली इनको अच्छी बनानी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और इंशाल्लाह अगर ये मेहनत करेंगे, प्रेशर तो काफी होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर भी और टीम के ऊपर भी, लेकिन खुल के खेलें। बाकी जो रिजल्ट हैं वो तो फिर सामने जो परफॉर्मेंस होगी उसके साथ ही सामने काउंट। जो अच्छा खेल पेश करेगा वो खेल जीतने का हुनर भी जानता होगा, वो खेल जीत के उसको सेलिब्रेट करना भी जानता होगा। गलतियों पे काबू पा के आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर जो खेल हो वो कुदरत का खेल है, वो आपका भी उसमें एफर्ट लगी हुई है। ब्रेक एक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो इसी पे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के दौरान आपके ब्रेक के अंदर QR कोड सामने आपके आएगा जो कोका कोला ने मुतारिफ करवाया है अपने फैंस के लिए। ये क्विज कंपटीशन है, आप QR कोड स्कैन कीजिए, गेम खेलिए, ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले को कोक मर्चेंडाइज बनने का भी एजाज हासिल होगा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप भी खेलिए, ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी खेलते हैं, तो देखते हैं गेम किसके नाम रहता है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान के कंपैरिजन न्यूजीलैंड की टीम से अगर किया जाए तो कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, टॉस के ऊपर जीत कितना डिपेंड करती है, और अगर कुदरत ने मौका दिया पाकिस्तानी टीम को तो पाकिस्तानी टीम को अपना किस तरीके से एफर्ट को पेश करके खेल को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद कुरैशी भी साथ मौजूद हैं। अहमद, आप क्या समझते हैं कि पावर प्ले के अंदर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, पावर प्ले में कितना स्कोर करेंगे तो हमारे लिए अगला हदफ जो है वो आसान रहेगा? यासिर, अगर आप आजकल की T20 क्रिकेट को देखेंगे ना, तो वो पावर प्ले ही एक तरह से डिसाइडर है पूरे मैच का। जो भी टीम पावर प्ले को अच्छी तरह से, पावर प्ले के ओवर्स को अच्छी तरह से कंज्यूम करती है, वो उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मैच जीतने के। हमने अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रिसेंट पास के मैचेस में देखा है कि हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल जाता है पावर प्ले में। और डॉट बॉल्स, आप ये समझ लें कि पावर प्ले में डॉट बॉल्स खेलना एक तरह से जहर है। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि सेमीफाइनल है, डू और डाई सिचुएशन है, अगर आप हार जाते हैं तो आप वापस घर आ जाएंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको फाइनल के लिए जाना पड़ेगा। तो फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो है एटलीस्ट 50, 55 रन, 60 रन होने चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अगर देखा है रिसेंट पास में कि टीम्स ने इतना स्कोर इजीली किया है। और अब क्योंकि पावर प्ले में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपके फिर आने वाले, जब अगर कोई विकेट गिर भी जाए तो मिडल ऑर्डर जो आने वाला है और उसके बाद जो टेल एंडर्स हैं, या इवन अगर टेल एंडर्स नहीं भी आते तो आखिरी के ओवर्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, जो भी बैटिंग कर रहे होते हैं बैट्समैन।
तो मेरे ख्याल में कि पावर प्ले पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं छोटी सी और ऐड कर दूं कि देखें, दो चीज़ें ये आप बिल्कुल लिख लें कि एक, न्यूजीलैंड जो है वो पावर प्ले में अटैकिंग, खासतौर पे बैटिंग उनकी जो होगी वो बहुत ज़्यादा अटैक और एग्रेसिव अप्रोच के साथ आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉलिंग में वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स करें और हमारे बैट्समैन को डिस्टर्ब करें। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हमने देखी है न्यूजीलैंड के टूर पे, उन्होंने यही चीज़ें दो जो थी जिन पे उनका फोकस था ट्राई सीरीज के दौरान। तो आई थिंक कि वो यहाँ पे भी वो तकरीबन सिमिलर स्ट्रेटजी के साथ ही जाएंगे। सरफराज साहब, अगर आप कप्तान होते, मौजूदा सूरत हाल में न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते कि किन बॉलर्स को आप निशाना रखते कि इनको मोहतात खेलना है, किन बॉलर्स को जारहाना खेलते और किन बल्लेबाजों से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करते? देखिए, न्यूजीलैंड का जो फर्गसन है, ही इज 155, सबसे ज्यादा तेज उसने गेंद जो किया है अभी तक। उसके बाद हमारे जो बॉलर हैं 152, वो भी काफी तेज हैं, लेकिन ये उनको देखना पड़ेगा कि अब ग्राउंड जो है सिडनी की, ये अनलाइक ये जो इससे पहले मैच हुआ है वो बड़ी छोटी ग्राउंड थी, बाउंड्री भी कोई 55 की थी एक तरफ। तो अब यहाँ तो थोड़ी मेरा ख्याल है सिडनी की ग्राउंड थोड़ी बड़ी होगी और यहाँ पे तो तेज शुरू में, जैसे कुरैशी ने कहा है कि जो पावर प्ले है उसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं, 80-90 की एवरेज पे जाते हैं दोनों ओपनर। तो अब वो बाबर कहता है मैंने ओपन के बगैर रहना नहीं है, वरना तो हारिस जो है वो हिट आउट करता है शुरू में। तो अगर दो फील्डर आउट ऑफ जो दायरा होता है तो उसमें हारिस कैन बी मोर सक्सेसफुल, क्योंकि वो ओवर द टॉप भी खेलता है। बाबर इज द करेक्ट बैट्समैन, वो शुरू में ओवर द टॉप नहीं खेलता, लेकिन अब एक सिस्टम सेटअप है। रिजवान, बाबर, हैरिस, अब शान है, वो भी फॉर्म में है, पिछले मैच में वो भी अच्छा खेला है। उसके बाद आपका इफ्तिखार है। शादाब को मैं कहूँगा कि नवाज से पहले आना चाहिए, क्योंकि शादाब इज द बैटर और तेज खेलने वाला है, और नवाज उसके बाद सातवां आ जाए, उसके बाद वसीम है और 3 आपके जो फास्ट बॉलर हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है सिस्टम चलना चाहिए। शादाब को एक दर्जा ऊपर आना चाहिए और नवाज को नीचे कर दें। तो ये मेरा अच्छा सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं, अगर सेम पैटर्न के जरिए ओपनिंग जोड़ी आती है और पावर प्ले के अंदर हमारी कोई विकेट गिर जाती है तो 1 डाउन फिर किसको आना चाहिए? अगर विकेट पावर प्ले में है और अगर पावर प्ले के बाद गिरती है तो फिर किसको आना चाहिए? नहीं, ये तो जो अभी मैंने बताया है, इसके अलावा तो कोई चॉइस मेरा है कैप्टन करेगा ही नहीं, क्योंकि एक सिस्टम आपका काफी देर से चल रहा है इस टूर्नामेंट में और वो परफॉर्मेंस भी हो रही है। और इवन तो वहाँ के जो एक कोच रखे हुए हैं हाइडन, उसने भी हैरिस की बड़ी तारीफ की है कि वो खुल के खेलता है और प्रेशर नहीं लेता। तो T20 में तो ऐसे प्लेयर ही कामयाब होते हैं। जैसे आप देखें न्यूजीलैंड के भी ऐसे प्लेयर हैं, वो भी जाते सारी हिट आउट शुरू कर देते हैं। तो अब ये मामला तो T20 का ऐसे जो दिलेरी से खेलेगा और ये देखते हुए कि फील्डर अगर करीब हैं तो ओवर द टॉप आप खेल सकते हैं। इसमें चौके और छक्कों की भी काफी जरूरत होती है ताकि स्कोर जल्दी से बढ़े। जी सही। अहमद, आप क्या राय रखते हैं कि हर खिलाड़ी का कोई ना कोई दिन होता है, किसी दिन वो चल गया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी अपने करियर की, किसी दिन वो बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद नदामत का सामना भी करता है। कल के मैच में आपको किस खिलाड़ी से ज्यादा तवक्को है एज ए बैटर? क्या हम फिर से रिलाई करेंगे हारिस के ऊपर या किसी और से भी तवक्को रखी जा सकती है? बाबर आजम से किस हद तक तवक्को को बढ़ाया जा सकता है? यासिर, जैसे बाबर आजम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनको मैं समझता हूं कि उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इस मैच की अहमियत का भी अंदाज़ा है। तो बाबर आजम उम्मीद करता हूं कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ अच्छा खेलेंगे। मोहम्मद हारिस ने लगातार जिस तरह की इनिंग्स बैक टू बैक 2 खेली हैं, उसके बाद उनसे भी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। मेरे ख्याल में जो कल के मैच में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं वो एक इफ्तिखार अहमद, ख़ास तौर पे जो आपके
14वें से लेके 18वें 19वें या इवन 20वें ओवर तक ये जो मैच का एक एरिया या पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ शादाब खान, क्योंकि शादाब की अगर आप बॉलिंग देखें तो आउट क्लास उसकी बॉलिंग रही है, और जो उसका टर्न है आई थिंक इस वक्त जो उसका बॉलिंग में खासतौर पर रोंगन जो है उसका जो टर्न है वो आई थिंक अपने कैरियर की पीक पे है, इस तरह की उसकी जो बॉलिंग है। और देखें बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और बिल्कुल जिस तरह सरफराज साहब भी कह रहे हैं और मैंने भी इनिशियली कहा कि पावर प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अनफॉर्चुनेटली बैट्समैन जो है वो विकेट बचाने के चक्करों में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेल देते हैं, लेकिन अब आप सोचें अगर विकेट बच भी जाए और आपने इतनी ज़्यादा डॉट बॉल खेल दी हो कि रन रेट जो है वो ना होने के बराबर हो, तो फिर उन विकेट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएँ, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। सरफराज साहब, अगर कल के दिन बारिश हो जाती है, कुदरत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और फिर कभी इम्तिहान में डाल दिया, आउटफील्ड गीली हो गई, हमारी बैटिंग हुई या बॉलिंग हुई, आउटफील्ड गीली होने का असर मैच पे किस तरीके का देखते हैं? देखें, आउटफील्ड अगर गीली हो जाए तो फिर रिवर्स स्विंग का चांस कम हो जाता है, क्योंकि गेंद ड्राई नहीं रहता, तो और जो गेंद गीला हो जाता है उससे फिर दोनों तरफ ही एक जैसी शाइन रहती है। तो और उसके बाद फिर जो पिच है उसमें भी कमी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि ड्राई कंडीशन में पाकिस्तान जैसे पिछला मैच 185 पहले बैटिंग करके किया था, और वो ड्राई पिच थी और टर्न भी थी थोड़ी, और मैं ये कहूँगा जैसे क्रोएशिया ने कहा है कि शादाब की बॉलर होगा मेनली आपका एज ए स्पिनर, क्योंकि उसकी लेग ब्रेक, गूगली और फ्लिपर की ज्यादा समझ नहीं अभी बैट्समैनों को आती, और इतना वक्त भी नहीं होता कि आप एडजस्ट करें अपने आप को और 3-4 ओवर समझने में गुजारें। तो इसलिए मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंडर इस तरह के बॉलर के आगे इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ना दे सके। कप्तान जी, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को कितना टारगेट सेट करना चाहिए जो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होगा, और अगर न्यूजीलैंड पहले टारगेट देता है कितने तक देगा कि पाकिस्तान चेस कर सके? देखें, ये तो अब पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल बैटिंग पिच है या थोड़ी सीम हो रही है या ग्रीन है, तो यही पता चला है कि पिच ड्राई होगी और उसके बाद थोड़ी सी टर्न लेगी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जैसे उन्होंने पिछले मैच में 185 किया, इसके करीब करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड कल पिच के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरफ से किस तरह की कारकर्दगी दिखाई जाती है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते और फाइनल की राह हमवार हो। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, अहमद कुरैशी इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, 5th अंपायर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।